हाँ तो भाई देखो, अणु परमाणु और पदार्थ और धातु अधातु ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जान है तो जहान है ना। तो कुछ अपनी बात की जाए तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अपनी बात करेंगे, यानी कि जीवों के बारे में बात करेंगे और हम जीव सजीव निर्जीव इन सब की बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीवित और निर्जीव इसका अपोजिट। तो मुझे पता है, आपको ये तो पता है कि सजीव क्या है निर्जीव क्या है, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है, तो इस पे मैं पकाऊंगी नहीं। मतलब एक आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि सजीव किसे कहते हैं? हाँ भाई, जो सांसें लेता हो, जिसका दिल धड़कता हो, जिसकी रगों में खून बहता हो और जो अपने जैसी ही संतान पैदा करे और अपना वंश बढ़ाए, वो होता है सजीव। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन फिर इस चैप्टर को जब आप जानते ही हो कि जैव क्या होता है, सजीव क्या होता है, फिर इसका अपोजिट निर्जीव क्या होता है, तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है? आज हम इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी सांस कैसे आती है, उसपे क्या प्रक्रम होता है, वो क्या प्रक्रियाएं होती है, जैसे भोजन हमारा पाचन होता है और भोजन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। और अगर ये पेट का सवाल ना हो तो आदमी दर बदर भटके नहीं ना। तो फिर हम समझेंगे कि आखिर ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है और ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। इसके साथ ही जो हमारे रगों में खून बहता है, जो हमारा दिल धड़कता है, आखिर वो सब का प्रोसेस क्या है, और उसके बाद खाया पिया हजम किया और बाहर निकाल दिया। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे। पूरा एक एक चैप्टर होगा, जब डाइजेशन का एक चैप्टर होगा, रेस्पिरेशन का एक चैप्टर होगा और सर्कुलेशन का एक चैप्टर होगा। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन हम लेंगे। यहाँ पर हमें भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि हमारे साथ चल क्या रहा है। सबसे पहले यार देखो, अगर पेट भरा होता है तो ही किसी की बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोषण से। तो ये तो क्लियर हो गया कि जैव क्या चीज है। जैव सजीव चीजें होती हैं, सजीव लोग होते हैं, मैं, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे। ठीक है, और अब प्रक्रम क्या है? प्रक्रम यानी कि वो सारी क्रियाएं, वो सारी प्रोसेस जो जैव के अंदर होती हैं, जो जीवित लोगों के अंदर होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, संवहन हो गया, सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, ये सारी चीजें। तो हमें चैप्टर का नाम क्लियर हो गया और हम क्या पढ़ने वाले हैं हमें ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जी हाँ, पेट का सवाल है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोषण से। तो देखो पोषण क्या होता है, तो पोषण की जरूरत ही क्यों है भाई? आप सोचो, अगर ये भूख ना लगती और हमें पेट का ये सवाल ना होता, रोटी का सवाल ना होता, तो कोई दर बदर भटकता, कोई अपना घर छोड़ के विदेश तक जाता, सब लोग साथ में रहते। लेकिन साथ में भी क्यों रहते? क्या जरूरत होती भाई? अगर हमें कोई जरूरत ही नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे? हम अपना फ्री रहेंगे ना, अपने कमरे में मस्त अपना वाईफाई लगा रखा है, अपना मस्त सा मोबाइल ले रखा है, लैपटॉप ले रखा है और गेम खेल रहा है और खुशनुमा जिंदगी कट रही है। लेकिन इतनी देर में क्या होता है ना, भूख लग जाती है। तो ये भूख क्यों लग जाती है? देखो, कोई भी काम करो तो उसमें क्या लगती है? एनर्जी, है ना। और एनर्जी कहाँ से आएगी? भोजन से आती है एनर्जी। तो जब हमें कोई भी काम करना होता है तो हम क्या करते हैं? जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एनर्जी लॉस कर रहे होते हैं, तो हमारी ऊर्जा खत्म हो रही होती है। और जब हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो पेट पे गुड़गुड़ शुरू हो जाती है कि भैया अब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, अब इसे चार्ज करो, थोड़ा सा हमें भी कुछ दो। तो हमें भूख लगती है और हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। और वो जो भोजन हम खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है अलग अलग काम करने के लिए। कि हाँ, हमारे शरीर में कहीं टूट फूट है, या हमारे हेयर्स या हमारे नेल्स या हमारी मांसपेशियां ये सब बननी है, खूबसूरत दिखनी है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। उसके बाद हमारे कुछ ऐसा हार्ड वर्क टाइप का करना है, कुछ हथौड़ा उठाना है, मतलब कि जो फिजिकल वर्क करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और हमारे पास थोड़ा सा स्टोर में होना चाहिए कि मान लो अगर थोड़ा कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा तो उसके लिए हम फैट लेते हैं। तो ये सारी चीजें। तो इसके अलावा क्या कुछ और नहीं खाते हो? मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट ही लेते हो? मतलब मैंने कह दिया और आपने मान लिया, बड़ा विश्वास है यार आपको मुझ पर। नहीं, देखो, इसके अलावा आप फ्रूट्स भी लेते हो, है ना। और जो बहुत सारी जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि उसमें कुछ और चीजें होती हैं, एडिशनल चीजें होती हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, वाटर क्वांटिटी होती है, जल होता है ना। जल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पे ध्यान क्यों नहीं गया? तो देखो यार, जो पोषण होता है, वो जो डाइजेशन होता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है और प्रोटीन का होता है। इसके अलावा जो पानी है, जूस है, जैसे कहते नहीं है कि जूस पी लेने से इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, ग्लूकोज पी लो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन सबको डाइजेस्ट करने में वो जो लंबा प्रोसेस होता है, पहले मुंह में डाइजेशन होगा, फिर पेट में होगा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फलाना ढमकाना, तो ये सारे प्रोसेस से इसको गुजरना नहीं पड़ता है। इसे हम लेते हैं और ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसे डायरेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसे डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। जैसे वाटर को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, खनिज लवण को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, मिनरल्स को, विटामिन को, इन सबको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, इन्हें डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। और ये हम जैसे ही लेते हैं ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है ना। जैसे कहते हैं ना कि आप फ्रूट वूट खाते हो, बहुत मीठा खा लेते, बहुत मीठा फ्रूट है, आम है या कुछ ऐसा जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो इंस्टेंट आपका वो बढ़ जाता है। जूस पीते हो तो इंस्टेंट शुगर लेवल बढ़ता है ना। वो क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में चला जाता है तो वो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें तो शुगर होता ही है, उसी से तो एनर्जी आपको मिलनी है, तो उससे आपका शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं। और ये एक रीजन है जिससे आप हमेशा याद रखोगे अपने दिमाग में कि हमारा शरीर पाचन सिर्फ 3 चीजों का करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। इसके अलावा जो चीजें हम लेते हैं जैसे कि पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, खनिज लवण, विटामिन, इन सारी चीजों का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे ही हम इसे ग्रहण करते हैं हमारा शरीर इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इससे एनर्जी डायरेक्ट हमारे ब्लड में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट आप फ्रूट जूस पीते हैं या डायरेक्ट कुछ फ्रूट खाते हैं तो ब्लड का शुगर लेवल इंस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। आपको ग्लूकोज पीने से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, इससे वो डाइजेशन के लंबे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। अच्छा, यहां तक हमें समझ में आ गया। इसका मतलब है कि हम पोषण में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पोषण में कार्बोहाइड्रेट का पोषण पढ़ेंगे, प्रोटीन का पढ़ेंगे और वसा का पढ़ेंगे। तो बहुत आसान है। अच्छा, तो अब देखो ये सारी चीजें तो चलो ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि पोषण होता कितने तरीके का है। तो देखो, एक तो होता है स्वपोषण। ठीक है, आप खुद से अपना खाना ले रहे हो। हाँ, तो भाई हम सभी स्वपोषी हैं, हम अपना खाना खुद निकालते हैं, खुद खाते हैं, है ना। शादी वादी में जाते हैं तो हम किसी पर डिपेंड थोड़ी रहते हैं कि वेटर आएगा तभी हमें खाना देगा तो ही हम खाएंगे, या घर में अगर भूख लगी तो हम तो स्वपोषी ही है। ऐसा नहीं है। स्वपोषी का मतलब ये होता है अपना खाना खुद बनाना। तो मतलब आपकी मदर स्वपोषी है? नहीं, वो क्या करती है, वो घर में जो चीजें अवेलेबल होती हैं उसी को दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर देती है जिससे हमें थोड़ा टेस्ट आ जाए, है ना। तो वो स्वपोषण नहीं। स्वपोषण मतलब उसको क्रिएट करना। ठीक, तो ये स्वपोषी सिर्फ होते हैं हरे पौधे। ठीक, अब उसमें हरा क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरा मतलब क्लोरोप्लास्ट। ये जो पौधे होते हैं ये हरे होते हैं। ये क्यों हरे होते हैं? इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग होता है जिसको हम कहते हैं हरित लवक। हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे देखो हमारे घर में क्या होता है कि हमारा घर है तो आप चाहे एक ही रूम में रहो, लेकिन क्या होता है हर चीज का सेक्शन अलग है ना। इस कोने पे मैं खाना बनाऊंगा, इस कोने पे बैठ के पढ़ूंगा, इस कोने पे मैं सोऊंगा, और इस कोने पे मेरे सारे सामान होंगे, बुक्स होंगे, और यहाँ कपड़े वपड़े होंगे, है ना। इतनी सिस्टम होता है। तो ऐसे ही हमारी जो सेल होती है, हमारी जो कोशिका होती है, वो पूरे जो है सजीव जो होता है उसकी एक बेसिक इकाई होती है। बेसिक इकाई का क्या मतलब होता है? बेसिक इकाई का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो एक शरीर कर सकता है, वो जो एक सबसे छोटी यूनिट वो सारी चीजें परफॉर्म कर सकती हैं, वो होती है बेसिक इकाई। तो जो हमारे पूरे सजीव की जो बेसिक इकाई होती है वो होती है कोशिका। इसका मतलब जो एक पूरा शरीर कर सकता है वो एक कोशिका भी कर सकती है। ठीक है, तो अब जो कोशिका होती है उसमें भोजन भी बनेगा, उसमें जो है डाइजेशन भी होगा, और उसमें एक्सक्रीशन भी होगा, और अपने जैसा दूसरे को भी बनाना, मतलब प्रजनन की क्रिया भी होगी। तो इसमें जो भोजन वाला डिपार्टमेंट होता है वो देखता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये जो होता है सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरित लवक है इसको भी 2-3 चीजें ये होती हैं, जैसे कि इसको चाहिए होता है सूरज की रोशनी। ठीक है, और सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल यानी हरित लवक के अंदर जो क्लोरोफिल है वो पकाएगा खाना, और खाना पकाने में वो क्या यूज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और पानी को यूज करेगा। खाने बनाने में पानी की भी तो जरूरत पड़ती है ना, नहीं तो जल वल जाएगा। तो देखो, तो जो कोशिका खाना बनाती है तो वो सूरज की रोशनी लेती है, आग लगाती है, उसके बाद क्लोरोफिल आता है अपना वो बर्तन लेके, और उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलाया जाता है, और फिर उसे मस्त पकाया जाता है। और फिर पकने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज मिलता है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि प्राणदायी हवा है, प्राणदायी गैस है, जो सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो हमें पेड़ देते हैं। वो कैसे देते हैं? इसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और थोड़ा बहुत वाटर भी बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से
जो हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो वो पौधों के लिए जरूरी है, ठीक। और वो पौधे अपना काम करने के बाद ऑक्सीजन बना के हमारे लिए रिलीज करते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो, ये ऑक्सीजन जब हमारे पास आती है तो हम ऑक्सीजन को क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें भी तो भोजन पचाना है एनर्जी के लिए। और भोजन क्या होता है, पेट में क्या जठर अग्नि जलती है, और अग्नि जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग जलेगी नहीं, आग जलेगी नहीं तो जो हम खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं, और अगर ठीक से पचेगा नहीं तो हमें हो जाएगी अपच, और साथ में हमें मिलेगी नहीं एनर्जी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी कहानी हो जाएगी खत्म। इसलिए हम दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन भी हमारी डायरेक्ट इफेक्ट करती है हमारे फूड प्रोसेस पे ही, है ना। जो हमारे हम खाना ले रहे हैं उसको डाइजेशन के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, ये तो हमारी हो गई स्वापोषी की बात, है ना। अब स्वपोषण कैसे होता है, वो कैसे, अब जैसे लीफ है, ये इसका काम क्या होता है, ज्यादातर जो किचन वाला काम होता है वो लीफ वगैरह पे होता है। लीफ हरी होती है तो उन पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे छिद्र होते हैं, और वो ऐसे वहां पर गार्ड लगी होती है। तो ये जब गार्ड में पानी भर जाता है ये खुल जाती हैं, और जब इनमें से पानी निकल जाता है ये बंद हो जाती हैं, और इसी रंध्र से ही जो है अंदर जाता है हमारा गैसेस वगैरह, ठीक। तो अब ये आपने देखा स्वापोषी, स्वापोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वापोषी कैटेगरी में कौन आते हैं। अब हम चलते हैं विषमपोषी की तरफ, ठीक। अब विषमपोषी क्या हो गया भाई, हमारा नंबर कब आएगा? देखो भाई, आएगा आएगा, सबका नंबर आएगा। देखो विषमपोषी में भी 2-3 कैटेगरी होती है। एक होते हैं परपोषी, ठीक है। एक होते हैं पैरासाइट्स। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा, आप इसको रिलेट कर सकते हो, वो क्या करता है, वो हमेशा जो है जुगाड़ में रहता है। उसको कुछ खाना है, पीना है, या उसको कुछ काम निकालना है, तो वो हमेशा जुगाड़ में रहेगा। यार किसी बकरे को पटाते हैं, उसके साथ चलते हैं, वो बिल भरेगा, हम ऐश करेंगे, और हम कहेंगे हम तेरे दोस्त हैं यार, इतना तो बनता ही है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जो मतलब दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। लेकिन उसे जान से नहीं मारेंगे, बस अपना काम निकाल लेंगे और फिर चलता करो। तो वहां वो क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं पोषण के लिए। जैसे जूं हो गई, लीक हो गई, जोंक हो गया, अमरबेल हो गया। अमरबेल भी होता है ना, दूसरे पौधे के ऊपर लिपटा होता है, उसकी जड़ें निकली होती हैं, वो उससे लिपटी होती हैं, जिस पेड़ पे वो चढ़ता है उसी से वो भोजन अपना सक करती रहती हैं, लेती रहती हैं। तो ये सब क्या है, परपोषी, जो अपने टारगेट को जान से नहीं मारते, बस अपना काम निकालते रहते हैं, उससे लूटते रहते हैं, खाते रहते हैं, और चलती रहती है लाइफ बिना एफर्ट के, ठीक। ये तो हो गए परपोषी। अच्छा, उससे भी ज्यादा आगे होते हैं मृतोपजीवी। जो मृतोपजीवी होते हैं वो क्या, कवक हो गया, फंजाई हो गया, है ना। कवक और फंजाई एक ही चीज है। तो ये जैसे बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, ये जैसे कोई चीज रख दीजिए, भूल जाइए तो सड़ जाती है, गल जाती है, फिर उसमें फंगस लग जाता है। तो ये लोग उसे पहले डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। उसका छोटे छोटे उसमें जो है तोड़ते हैं, छोटे छोटे कंपोजिशन में तोड़ते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई चीज है पड़ी है, अगर वो सड़ेगी ही नहीं तो वो मिटेगी नहीं, उसका अस्तित्व नहीं खत्म हो। जैसे पॉलिथीन वगैरह है, ये सब क्या है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकती, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे जो है कवक इसको सड़ा नहीं सकता, बैक्टीरिया को सड़ा नहीं सकती, तो नुकसान ही तो होता है कि हमेशा ऐसी की ऐसी अनंत काल तक बनी रहती, हजारों सालों तक ऐसी बनी रहती है। तो ये प्रॉब्लम करती है। और जो चीजें सड़ जाती हैं, जो जिसपे ये एक्टिव होते हैं, जिसको ये सड़ा गला खा जाते हैं, वो खत्म हो जाती है, वो यूज आ जाती है ना। तो इस तरीके से ये है बहुत जरूरी, जो हमारे कवक हैं और बैक्टीरिया हैं और वो है विषाणु है, ये सब ठीक होते हैं। विषाणु तो खैर ठीक नहीं होते। तो इस तरह से मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो मरे हुए यानी कि डेड के ऊपर या खत्म चीजों के ऊपर, वेस्ट मटेरियल के ऊपर अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं, वो आते हैं हमारे मृतोपजीवी पे। चलो जी, दाएं बाएं की बात हो गई, अब आते हैं पॉइंट की बात पे। अब हम जानेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या होता है, यानी मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य के अंदर पोषण की क्रिया में हम क्या देखो, जो पोषण कहाँ से शुरू होता है, खाने पीने की बात है तो खाने पीने का काम कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। तो अच्छा, मुंह से शुरू होता है और फिर अंदर 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 बहुत चीजें चलती रहती हैं। तो इसका एक पूरा एक सिस्टम है ना। तो उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, जिसमें पूरे भोजन का पाचन होता है, उसको हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल है। आहार नाल क्या होती है, सिर्फ ये कुछ लोगों को लगता है ये गले में एक छोटी सी वो है, ट्यूब है, इसको बोल रहे हैं, नहीं, इसको ग्रास नली कहते हैं। आहार नली क्या होती है, मुंह से लेके गुदा तक, एनस तक, यहाँ जहां तक भोजन का पाचन का प्रोसेस होता है वो पूरी हमारी आहार नाल में आती है। तो ये पूरी आहार नाल हमारी कितने फीट की होती है, 32 फीट की होती है, ठीक है। क्योंकि वो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत कहने को होती है लेकिन होती बहुत बड़ी है, वो सब उसका एरिया सबसे ज्यादा होता है। तो
जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई हमारी 32 फीट होती है, और वो शुरू कहाँ से होती है? मुख गुहा से। ये हमारे कैविटी है ना मुंह के अंदर, तो उसको कुछ खाने के लिए जो जगह भी तो चाहिए, तो वो मुख गुहा से शुरू होता है और एनस तक चलता है। ठीक, तो अब इसमें हमारा भोजन का पाचन होगा, और हमें पचाना क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट पचाना है, प्रोटीन और वसा, ये 3 चीजें पचानी है। ओके, तो आप देखो, तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा मुख गुहा से। देखो, एक मनुष्य में दिन भर में 1.5 लीटर लार बनती है ना, और जो लार ग्रंथि होती है उसमें सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड क्या होती है? जो सांप में आप देखते हो ना, नागमणि वाला कॉन्सेप्ट सुना है ना, जो सांप पुराना हो जाता है तो उसके नागमणि बन जाती है, और वो उस नागमणि को रख के और फिर उसके सामने डांस वांस, तो ये नागमणि वाला कॉन्सेप्ट पता है कहां से आया? ये उसकी पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, वो जो यहाँ पर होती है वो यहाँ से विष निकालता है। ठीक है, और वही जब पुराना हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो वहां पर कुछ भाई मटेरियल तो है ही जो कन्वर्ट होता है, वो धीरे धीरे सूख जाता है, वो एक गांठ जैसी है, तो उसी को लोगों ने मणि का नाम दिया हुआ है। तो नागमणि जो है वो पैरोटिड लार ग्रंथि से रिलेटेड है सांप में, और ये पैरोटिड जो लार ग्रंथि है सांप की, यही विष बनाती है, और वो विष बनाती है, उसके बाद उसके दांत होते हैं, उसमें वो स्पेस होता है, कैनाल होती है, उससे वो उसके दांत में आ जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। जब वो डसता है तो वो उस विष को उस जीव में इंजेक्ट करता है अपने दांत के थ्रू, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो यही लार ग्रंथि के अंदर जो विष होता है वो सूख जाता है, और उसी को हमने जो है मणि का एक नाम दे दिया है कि सांप के पास एक नागमणि होती है, वो वही चीज होती है। ठीक है, अब इस लार का वाकई में क्या जरूरत है? देखो, हमारी तो ऐसी कोई आदत है नहीं, हम तो बहुत एलीट बंदे हैं, बहुत शरीफ हैं, हम तो मुंह में हाथ भी डालते भी नहीं है, हमने अभी कुछ छुआ और हम ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करने वाले, या कुछ भी पेन वेन से लिख रहे हैं तो मुंह में तो कतई नहीं डालते हैं। और आप सोचो कि कभी अगर हाथ बिना धुले खा लिया हो तो, या कोई चीज बिना धुले खा लिया हो तो, ऐसा तो हम कभी नहीं करते हैं। करते हैं? आप करते हैं? सभी करते हैं, और इसी वजह से ही हमारे मुंह में लार ग्रंथि बनाई गई। लार का बेसिक काम क्या होता है? जीवाणुओं को मारना। तो आप जो ये ऐसे कर लिया, या कभी कुछ छू लिया, या पेन मुंह में डाल लिया, या कुछ भी है, भाई शेर तो कभी मुंह नहीं धुलता, वो ऐसे एप्पल लिया और बस थोड़ा सा इधर उधर फटाफट खा लिया, तो बिना हाथ धुले भी खा लिया, तो ऐसे क्या होता है कि हाथ में बहुत सारे जीवाणु लगे होते हैं, तमाम जगह पे जीवाणु तो हर जगह होते हैं, तो वो मुंह में जाते ही जाते हैं, तो वो जो लार होता है वो जीवाणु नाशी होता है। तो आप जो इधर उधर से अपनी अफलातून वाली हरकतों से जीवाणु इकट्ठा करके मुंह में डालते हो और वो अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन पैदा करेगा, लेकिन लार जो होता है जीवाणुओं को मार देता है ताकि हम सेफ बचे रहे जीवाणुओं से। ठीक है, और दिन भर में जो 1.5 लीटर लार क्रिएट होता है, वो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लार बहुत ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की तो बहुत आदत होती है, कुछ भी चीज लेंगे वो मुंह में डालेंगे, तो उन्हें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा तभी उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि उनको समझाया तो जा नहीं सकता है। तो मदर नेचर ने ऐसा किया है कि उनको जो है ये लार जो क्रिएशन होता है वो उनमें कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है हर चीज को वो टेस्ट कैसे करेंगे? मुंह में। उनका सेंसरी ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होता है? मुंह का, इसलिए वो हर चीज को मुंह में डाल के समझना चाहते हैं, या समझ पाते हैं बहुत बेहतर हाथ और आंखों की बजाय। ठीक है, इसीलिए वो हर चीज को उठा के मुंह में डालते हैं, और हर चीज मुंह में जाएगी तो बैक्टीरिया भी मुंह में जाएगा, इसीलिए उनके मुंह में लार क्रिएशन ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपने नोट किया है कि हम दिन भर तो खाते रहते हैं, तब तो हम मतलब उटपटांग चीज मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तब तो हम ब्रश नहीं करते हैं कि हमारा मुंह गंदा हो रहा है। ठीक, और हम जब रात में मुंह बंद करके सो जाते हैं, कोई काम नहीं लेते, तो सुबह बिना ब्रश किए हम कुछ कर ही नहीं सकते, मुंह से अजीब सी स्मेल आती रहती है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि जो लार बनती रहती है हमेशा, तो वो हमारे मुंह में घूमती रहती है, और जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हमने खाया उसमें कुछ फंसा हुआ है, या उसको पचाती रहती है, रिमूव करती रहती है, बैक्टीरिया मारती रहती है, तो हमारा मुंह हमेशा साफ बना रहता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर को लगता है अब तो कोई जरूरत है नहीं, तो क्या होता है कि वो पूरी बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको मारने के लिए तो कोई आया नहीं, वो पूरी लेयर सी बन जाती है पूरे मुंह में। ठीक है, अब बैक्टीरिया होंगे तो वो तो डिकम्पोजिशन ही करेंगे, कुछ जो मिल रहा है उनको सड़ाएंगे, गलाएंगे, तो वो बदबू तो आएगी ही। तो इसीलिए जब हम रात के बाद, जब रात में क्या कहा जाता है कि ब्रश करके सोइए, क्योंकि अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं सुपरमैन आने वाला है ना, तो ब्रश करके सोएंगे तो मुंह साफ रहेगा, तो सेफ्टी रहेगी। और सुबह भी जब हम उठते हैं तब ब्रश करना पड़ता है, क्योंकि तब तक लार की क्रिएशन नहीं होती, सारा बैक्टीरिया मुंह में फैला होता है, बहुत सारी चीजों को सड़ाया गलाया रहता है, तो वो पूरा ब्रश करके आप मुंह साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप
बिंदास कुछ भी खाइए पीजिए, आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। इसीलिए जब हम रात में सो जाते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते कुछ नहीं करते, फिर भी हमें सुबह ब्रश करना पड़ता है, क्योंकि लार की सिक्रीशन रात में नहीं होती है। तो इस वजह से हमारे मुंह को बैक्टीरिया से बचाने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे बैक्टीरिया हमारे मुंह में बहुत सारी चीजें सड़ा गला के और बहुत सारा कुछ गंदगी फैला चुके होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम जब मुंह में पाचन करते हैं तो मुंह में हमारे पाचन होता है स्टार्च का, ठीक। स्टार्च का पाचन मुंह में होता है, यही टाइलिन करता है, पूरी तरह से नहीं, एक लुगदी सी बना देते हैं आप खाना, जो लुगदी सी बनती है उसको बोलते हैं बाउल, ठीक, मुंह में। तो अब वो क्या होता है, वो हमारी ग्रास नली में जाता है। जैसे ही मुंह में खाते हैं गटाते हैं तो धम्म से पेट में खाना जाता है, नहीं जाता, धीमे धीमे जाता है ना, धम्म धम्म की आवाज नहीं आती कि गए और घट्टा से नीचे फिर डाला फिर धम्म से नीचे, ऐसा नहीं होता ना। वो क्यों? क्योंकि जो ये हमारे ग्रास नली से पाचन तो नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसी क्रमानुकुंचन गति होती है, जो क्रमानुकुंचन गतियां होती है ना, ऐसे ऐसे करके ये धीरे 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 करके खाना आपके मुंह से लेके गले में पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद खाना जाता है आमाशय में, यानी कि हमारे पेट में। तो जब पेट में जाता है तो वहां पर हमारी होती है जठर ग्रंथि। तो पेट में हमारे पाचन होता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है, पेट में निकलता है पेप्सिन और प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, ठीक है। अब पेट में देखो HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपने अब आप सोच रहे होगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है, ये तो बहुत ज्यादा तेज होता है, ये इससे तो हम चलते भी नहीं, मतलब पेट में HCl लेके घूम रहे हैं, फालतू ही डर रहे हैं कि लैब में हमें उसको डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए। देखो भाई, ऐसा होता है कि पेट में जो होता है श्लेष्मा होती है, जो अमाशय होता है उसमें श्लेष्मा निकलता है, तो इससे जो हमारा अमाशय हो जाता है पूरा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इसलिए जो HCl है, वो अम्ल है, उससे हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पहली चीज। अच्छा, जरूरत क्या है हमें एसिड पेट में लेके घूमने की? तो देखो एसिड जो जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से जो टाइलिन होता है बहुत स्ट्रांग तो होता नहीं तो हमारा मुंह ही जल जाए, तो हल्का होता है। तो वो से जो आप बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं, जो गंदगी लेके आ रहे हैं, तो आगे जब आप प्रोसेस बढ़ाएंगे तो उस गंदगी के साथ तो भोजन पचेगा नहीं, उसको साफ करना पहले जरूरी। कोई भी चीज आप लेते हो, आप धातु ही डिस्कशन करते हो तो पहले उसे साफ करते हो तब यूज करते हो, है ना। तो ये तो हमारी बात है ना भाई। तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको साफ सुथरा करेंगे, उसके लिए हमें HCl चाहिए होता है। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो इसी काम में आता है। जो आपके भोजन में इम्प्योरिटीज हैं, जो बैक्टीरिया है, जो विषाणु आ गए हैं, उन सारी चीजों को खत्म कर दे, साफ कर दे, उसके बाद उसे आगे भेजता है डाइजेशन के लिए। मतलब जब पेट का जो ऊपरी भाग होता है वहीं पे HCl रहता है। जब देखो खूब सारा पार्टी में गए हैं, खूब सारा थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन बहुत दबा के खा लेते हैं एकदम, मतलब मस्त, आज तो बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे यार वो तो यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ तक, मतलब बार बार ऊपर नीचे सांस होने लगती है ना। तो कहती है यार थोड़ा थोड़ा ही खाया था, पता नहीं कैसे हो रहा है कि मतलब खट्टी ढकारियां सी आ रही हैं और वो मतलब उलझन सी हो रही है, बस खाया तो बहुत दही कचौड़ी थी। तो वो होता ये है कि जब आप जितना ज्यादा खाना खाते हो उतना ज्यादा हमारा पेट जो होता है वो HCl को प्रोड्यूस करेगा। भाई जितनी ज्यादा क्वांटिटी में भोजन होगा उतने ही ज्यादा तो उसको लगेगा कि हमें उतना ज्यादा चाहिए, उसमें से बैक्टीरिया मारने के लिए, जीवाणु मारने के लिए। उतना ज्यादा जब HCl प्रोड्यूस होता है तो फिर क्या होता है भाई, क्वांटिटी बढ़ जाती है अब आपके पेट में एसिड की, तो एसिडिटी तो होगी ही भाई। और जो वो खट्टी डकारी, एसिड का टेस्ट आपको याद है कैसा होता है? खट्टा होता है। वो जो खट्टी डकारें आपको आ रही है, आपको अपच जैसा लग रहा है, वो HCl की वजह से लग रहा है। वो एसिडिटी जो हो रही है वो HCl की वजह से महसूस हो रही है, क्योंकि वो पूरे में HCl इतना ज्यादा हो गया, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ऊपर की तरफ उसकी जो महक आ रही है मतलब एसिड की, तो उसी से आपको लग रहा है कि भोजन अपच हो गया, हजम नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो HCl की वजह से होता है। अगर खाते हो तो आप रसगुल्ला खा रहे हो, शाही पनीर खा रहे हो, और क्या खा रहे हो, नान खा रहे हो, बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हो, लेकिन जब वॉमिटिंग होती है तो कितना अजीब सा रहता है ना। वो उसी वजह से होता है, क्योंकि उसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं, HCl मिल जाता है, तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये जब हमारे पेट में भोजन जाता है तो वो मुंह में था तो वो बाउल था, पेट में गया तो काइम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब जब वो हमारे पेट में गया और उसमें HCl मिल गया, उसको साफ सफाई हो गई, तो वो काइम बन गया। ठीक, अब पेट में जो है हमारा पाचन भी हुआ, प्रोटीन का भी पाचन हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, अब वो भोजन जाता है हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत में कहते हैं कि पूरी तरह से भोजन पच जाता है। तो छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है, हमारी छोटी आंत जहां से शुरू होती है, जैसे ये हमारा अमाशय हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने अमाशय बनाया था आपका छोटा सा, तो अमाशय के नीचे होती है छोटी आंत। ठीक, और जो छोटी आंत होती है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसकी वजह होती है छोटी आंत के ऊपर मिलने वाली ग्रंथियां। ठीक, तो देखो ये तो हमारा भाई है अमाशय। अब यहां से हमारी शुरू होती है छोटी आंत,
और भी लंबी होती है, पर मैंने ऐसे ही बना दिया है छोटा सा आपको समझने के लिए। और ये है हमारी बड़ियां। ठीक, अब क्या है, हाँ, तो ये जो हमारी छोटी आंत यहां से यहां तक, यहां पर हमारा क्या होता है कि लीवर होता है, जिगर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, जिगर, है ना। तो यहाँ हमारा जिगरा होता है, लीवर, और लीवर से ही जुड़ा होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, लीवर ने अपना असिस्टेंट पाल रखा है गॉल ब्लैडर को। लीवर जो है वो बनाता है पित्त, बाइल, और वो स्टोर कहाँ करता है, इसके पास। ठीक है, तो इनके असिस्टेंट के पास वो स्टोर रहता है। और यहाँ पर हमारी एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय, और इन दोनों में से जो भी जूस निकलता है वो कहाँ जाता है, इसके छोटी आंत की ऊपरी भाग में जाता है। तो अब क्या होता है कि जो लीवर है इससे मिलता है हमें पित्त, पित्ताशय में जाता है और वहां पर स्टोर होता है। जो पित्त होता है उसका पीएच होता है 8। पीएच 8 होने का क्या मतलब हो रहा है, समझ रहे हो। पीएच 8 होने का मतलब होता है कि ये हो गया क्षारीय, है ना। और अभी तक हमारा भोजन कैसा था, पेट में कैसा था, उसमें HCl मिला हुआ था, यानी कि वो अम्लीय था, है ना। तो अब अम्लीय था और अचानक से क्षारीय। हाँ, क्योंकि जब हमारा ये छोटी आंत में भोजन जाता है तो छोटी आंत में भोजन जो है वो एसिड के साथ डाइजेस्ट नहीं होता, उसको मीडियम कैसा चाहिए होता है, क्षारीय। इसीलिए बाइल जो होता है, पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। चलो जी, अच्छा, पित्त से किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। अब पित्त में क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो पाचन का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त में कोई एंजाइम भी नहीं होता, फिर भी वो पचाने का काम करता है, फिर भी वो डाइजेशन में काम करता है। ऐसा कौन सा जूस होता है, वो होता है बाइल, पित्त। ठीक, और उसे रिलीज करता है लीवर और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब इसको पता कैसे चलेगा कि कब रिलीज होना है, या पैंक्रियाज को कब पता चलेगा कि हमें अब रिलीज करना है, तो उसके लिए हमारा होता है हार्मोन। हार्मोन का काम हमारे शरीर में यही होता है, हर अंग को ट्रिगर करना। ठीक, तो जब हार्मोन में गड़बड़ होती है तो वो जब आपको बताया नहीं जाएगा भैया उठो, जैसे अलार्म आप लगाते हो ना, किस लिए कि आप, अलार्म का तो कोई मेन रोल नहीं होता, लेकिन बस ये है कि अगर वो टाइम से नहीं बजेगा तो फिर आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वैसे ही हार्मोन होता है, हार्मोन ट्रिगर करता है कि भैया उठो, अब तुम्हारे इस काम का समय हो गया। तो वो बॉडी के ऑर्गन को, हर ऑर्गन के लिए हार्मोन होता है उसको ट्रिगर करने के लिए। तो उसको पता चलता है अच्छा अब मुझे ये काम करना है, ओके अब मैं ये वो शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये जो लीवर है इसे कब बाइल निकालना है, तो ये बताने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटिन। ठीक है, और जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय को हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। ये जो है बहुत बड़ी, मतलब ऐसी मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं। मिश्रित का मतलब क्या, कि इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब इसमें से एंजाइम भी आपको मिलेगा, हार्मोन भी मिलेगा। इसको कैसे पता चलता है, इसको ट्रिगर करने के लिए हमारे पास हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइन। कोलेसिस्टोकाइन हार्मोन निकलता है। अच्छा, ये दोनों हार्मोन निकलता कहाँ से है, कहाँ से, कैसे पता चलेगा, कहाँ से सूचना आएगी, अरे भैया खाना आ रहा है अमाशय से छोटी आंत में, इसका मतलब सबसे पहले किसे पता चल रहा है, छोटी आंत को। तो बताएगा भी कौन, छोटी आंत। तो छोटी आंत के जो ऊपरी भाग है वहां से ये दोनों हार्मोन यहाँ से निकल के इन लोग को ट्रिगर करते हैं कि भाई अब आपका वो रोल आ गया, अब चलो शुरू हो जाओ, डायलॉग बाजी शुरू कर दो, तो आपका सीन आ चुका है। तो अच्छा, तो मैंने ये बता दिया कि लीवर से कौन सा निकलता है, तो लीवर से हमारा एमल्सिफिकेशन होता है, वहां से वसा का पाचन होता है पित्त से। ठीक, अब अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को पूर्णपाचक मतलब बोलते हैं, पूर्णपाचक एंजाइम उसमें से निकलता है, इस ग्लैंड को इसमें से निकलता है LAT, आप उसको बोल सकते हो शॉर्ट में याद रखने के लिए। L से होता है लाइपेज, A से होता है एमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है T से। ठीक, अच्छा, लाइपेज, लिपिड, लाइपेज रिलेट कर रहा है ना, इसका मतलब लाइपेज किसको पचाता है, लिपिड को, फैट को। ठीक है, और अमाइलेज किसको पचाता है, स्टार्च को। आप कहोगे अरे स्टार्च का पाचन तो अभी ऊपर भी हुआ था, ठीक है, और हमारे उसमें भी हुआ था, स्टमक में भी हुआ था, है ना। तो मुंह में भी हुआ, स्टमक में भी हुआ, अभी अभी वो बचा ही है, स्टार्च का पाचन बचा ही है। हाँ, बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी हम जब पैंक्रियाज से हमारा अमाइलेज आएगा तो वो पूरी तरह से स्टार्च को, मन को पूरी तरह से पचा देता है। ठीक है, अच्छा देखो, आपने कुछ देखा होगा, जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, है ना। वो जुगाली क्यों करते हैं जानवर, आपने कभी सोचा कि मतलब दिन भर पगुराते ही रहते हैं, मुंह चलाते ही रहते हैं, बस ऐसे ही, मतलब हर कोई थोड़ी ना मेरी तरह बस मुंह ही चलाता रहेगा। उसका एक वजह होती है, भाई मैं भी मुंह चला रही हूँ तो उसकी वजह है ना। तो उन लोगों के भी दिन भर मुंह चलाने की वजह ये होती है, जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब उनको इतनी बुद्धि तो होती नहीं है, वो बकाबक खाए पड़े। ठीक, तो जो जानवर होते हैं वो दिन भर खाना ही ढूंढते हैं, और जैसे ही मिलता है वो उसको खाते जाते हैं। अरे पहले खट्टा करो फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो वो फटाफट खाते जाते हैं, और उनका मुंह में भी इतना ज्यादा पाचन नहीं होता, वो स्टोर कर लेते हैं अपने पेट में। ठीक है,
और उसके बाद फिर आराम से बैठ के उसको वापस उनका खाना मुंह में आता है और वो उसको फिर लार के साथ मिक्स कर करके चबा के पचाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा करने की क्या जरूरत है, पेट से वापस मुंह में, पेट में भी तो पच सकता है। नहीं, उनके पेट में ये वाला एंजाइम कम होता है, क्वांटिटी कम होती है, तो वो पेट में उनका भोजन नहीं पच सकता। इसीलिए वो जब पेट में चला जाता है तो वो तब भी पचा नहीं होता है, सिर्फ स्टोर रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा पाचन उनका मुंह में भी तो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इसीलिए वो वापस खाना मुंह में लाते हैं और उसको लगातार मिक्स करते रहते हैं, चबाते रहते हैं और उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। इसी वजह से जो ऐसे जानवर होते हैं वो जुगाली करते रहते हैं दिन भर, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए। लेकिन अब हमारे आमाशय में तो है, हाँ, और उसके बाद हमारे पास पैंक्रियाज भी है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने के लिए। तो इसलिए जो है हमें जुगाली करने की जरूरत नहीं पड़ती है भगवान की दया से। तो वरना हम भी दिन भर ऐसे मुंह चलाते ही रहते, तो हमारे मुंह फ्री रहते हैं और भी कामों के लिए, बकर करने के लिए। अच्छा देखो क्या होता है कि हमारे जो आपने देखा होगा, मैंने भी यहाँ एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक ये चीज है, ये हमारा है अवशेषी अंग, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। हाँ, अपेंडिक्स के बारे में आपने सुना होगा। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स होता है एक अवशेषी अंग। फिर ये हमारे पेट में है क्यों? अपेंडिक्स क्या होता है? सेल्यूलोज को पचाता है। ये जानवरों में अच्छे खासे फुल फ्लेज में होता है, क्योंकि जानवर तो ऐसी चीजें खाते ही हैं भाई, पत्तियां, घास, ये सब खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज होता है। तो इसका काम सेल्यूलोज को पचाना होता है। लेकिन हम लोग तो अब ऐसा खाते नहीं कि डायरेक्ट जाके बस चल रहे हैं, घास खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इसका काम खत्म हो गया, तो ये एक अवशेषी अंग हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने अग्नाशय पढ़ा। अग्नाशय में अच्छा टी से होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन को। अभी हमने जब पेट में पचाया था तो प्रोटीन पेप्टोन में बदला था, और हमें कहाँ तक जाना है? एमिनो एसिड तक जाना है, ठीक। अब क्या होगा? अब जो हमारा पेप्टोन है, ट्रिप्सिन उसको बनाएगा पेप्टाइड। अभी तक भी एमिनो एसिड बना नहीं है भाई, अब इसका मतलब प्रोटीन का पूरा पाचन हुआ नहीं है। तो अब कहाँ होगा भाई? हम पहुंच रहे हैं हम वहां तक, लास्ट मोमेंट तक, तो ठीक है, आगे बस थोड़ा इंतजार करो, बस पचने ही वाला है। प्रोटीन थोड़ा समय लेता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पेप्टाइड जो है ये जब आता है हमारा आगे, यानी कि हमारी छोटी आंत में आता है, तो वहां पर हमारा निकलता है एक प्रोटीन और, जिसको बोलते हैं इरप्सिन। और भी सारे भाई माल्टोज निकलता है, और भी सारे निकलते हैं। वो अमाशय से जो आ रहा है स्टार्च बचा हुआ, उसका पाचन करते हैं, ठीक। और जो इरप्सिन होता है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फोकस किया। बाकी तो सीधा है कि माल्टेज है तो माल्टोज को पचाएगा, ऐसे जो है, और लैक्टेज है तो लैक्टोज यानी जो दूध वाली प्रोटीन है उसको पचा लेगा, तो इस तरह से। लेकिन ये जो पेप्टाइड से एमिनो एसिड बनना है वो इरप्सिन से बनेगा। इरप्सिन का नाम मैच नहीं करता, इसलिए एग्जाम में आता है कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, सीधा नहीं पूछेगा इसलिए। अच्छा, तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो भोजन है वो कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे पचा, मतलब मुख में पचा थोड़ा सा, फिर उसके बाद अमाशय में आया, फिर छोटी आंत में आया, फिर यहाँ से जो पूरा भोजन पूरा पाचन हो गया, उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकले हैं वो हमारे जाएंगे अब बड़ी आंत में। बड़ी आंत में उसको कोलन बोलते हैं, जैसे कि ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, फिर ऐसे लेटे हुए तो सेगमेंट, ठीक। उसके बाद एनस। एनस से क्या है? देखो अभी तक आपका यहाँ मैंने बताया तो कि ये सारे, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। वहां पर विलाई जैसी संरचनाएं होती हैं, बहुत बढ़िया, उसमें ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स होती हैं, वो ऊपर ही होती हैं। वो आराम से सारा भोजन, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा भोजन छोटी आंत तक आते आते पच चुका होता है, तो वो सारा एब्जॉर्प्शन वहां हो जाता है विलाई के थ्रू। तो अब सब भोजन तो हो गया, वाटर अभी बचा हुआ है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। इसीलिए जब देखो जब डायरिया होता है तो क्या होता है? डायरिया में कंडीशन यही होती है कि जो जल का पाचन है वो पूरे खाने के दौरान नहीं होता है, ठीक है, वो जाके होता है बड़ी आंत में। और जो बड़ी आंत होता है वो डायरिया के दौरान बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करने में अक्षम हो जाता है, मतलब वो जल का अवशोषण नहीं कर पाता। इसीलिए डायरिया में जब आपको लूज मोशन होता है तो वाटर ज्यादा निकलता है, वो इसी वजह से कि डायरिया में जो होता है वो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण नहीं हो पाता। और जब पानी का अवशोषण नहीं होता, पानी का अवशोषण कहाँ जाके होता है? बड़ी आंत में होता है, उससे पहले नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़ी आंत में जो भोजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। सबसे पहले मुख गुहा में, वहां पर बाउल था, और जब हमारा अमाशय गया वहां काइम हो गया, और जब हमारा भोजन कहाँ आया? बड़ी आंत में आया, तो उसको हम बोलते हैं काइल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोगों में, मनुष्यों में पूरा पोषण का विधि चलता है। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि और सारी प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं नेक्स्ट लेक्चर में।